Hello dear students, this is the class of wet test analysis for 6th semester petroleum engineering students. लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी जो वेल टेस्ट एनालिसिस क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि वेल टेस्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ऑफ दिस कोर्स. ओके, एंड उसी के साथ हमें जो डिफरेंट फ्लो रिजल्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैटिक स्टेट, अनस्टैटिक स्टेट एंड स्यूडो स्टेडी स्टेट, उसके बारे में हमने स्टडी किया. ठीक है, तो उसके साथ मैं आपको बताया था कि जो अनस्टैटिक स्टेट होता है, जो वेल टेस्ट एनालिसिस में जो हम वेल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से स्टेट में होती है, वो होती है अनस्टैटिक स्टेट की स्टेट में, जो कि हम जिसको हम ट्रांजिएंट फ्लो भी कहते हैं. ठीक है, तो अब अनस्टैटिक स्टेट और जो अनस्टैटिक स्टेट होता है उसी को रेफरेंस लेके उसी की सिग्निफिकेंस में हम जो वेल टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो आपका अनस्टैटिक स्टेट होता है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होता है, जो प्रेशर बिहेवियर होता है, जो आपका प्रेशर ट्रेवल करेगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड लोकेशन बोथ. ठीक है, कि जो आपका प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ, वो फंक्शन होता है टाइम का भी एंड लोकेशन का भी. ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो अनस्टडी स्टेट की जो बेसिक फ्लो इक्वेशंस हैं, जिनको हम ट्रांजिएंट फ्लो इक्वेशंस भी कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो अब उसकी इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझना जरूरी होता है कि उसमें जो प्रेशर बिहेवियर है वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो अनस्टेडी स्टेट फ्लो के लिए, जो पहला वाला डायग्राम है, हमने क्या किया है, हमने एक वेल को अज्यूम किया है और जो कि क्या है, जो कि सेंटर में है एक सिलिंड्रिकल रिजर्वायर है. ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप का रिजर्वायर है जिसकी रेडियस है आर ई. ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप का रिजर्वायर है जिसकी रेडियस क्या है आर ई, जैसे कि आप ये देख रहे हो. ठीक है, और वेल जो है इस सिलिंड्रिकल शेप के रिजर्वायर के सेंटर में है. ठीक है, तो आपका जो हमने पहला केस माना है उसमें हमने क्या देखा है कि जो वेल है हमारा शट इन है, मींस हम उससे कोई प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं. जो हमारा क्यू है, फ्लो रेट इज 0, वेल शट इन है, कोई प्रोडक्शन नहीं लिया जा रहा है. तो ये जो है इनिशियल स्टेट है. ठीक है, टाइम 0 पे ये इनिशियल स्टेट है जब हम इससे कोई प्रोडक्शन नहीं ले रहे. तो क्या हो रहा है, रिजर्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, मतलब यहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं, तो रिजर्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हमने माना कि पूरा जो रिजर्वायर है होमोजेनियस है एंड उसका जो इनिशियल प्रेशर है रिजर्वायर का थ्रू आउट द रिजर्वायर वो इक्वली होमोजेनियसली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज अ पीआई. ठीक है, पीआई जो है इसका, पीआई इज इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर एट टाइम 0, जहां पे हम जो वेल है हमारा शटिंग कंडीशन में और हम इससे कोई प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट केस मानते हैं जब हमने वेल सी को ओपन कर दिया, इससे प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट. ठीक है, कांस्टेंट फ्लो रेट पे या कांस्टेंट क्यू पे हमने इससे प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया. तो क्या होता है, जो आपका वेल बिहेव, जो आपका प्रेशर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा. अब यहाँ से सेट वेल से लेके यहाँ तक रिजर्वायर की बाउंड्री तक थ्रू आउट द, पहले जब टाइम 0 था तो थ्रू आउट दिस रिजर्वायर प्रेशर था वो हमारा सेम था, इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पीआई से. ठीक है, जब हमने इससे वेल से प्रोडक्शन लेना शुरू किया तो क्या होगा कि जो प्रेशर जो हमारा प्रेशर बिहेवियर है, जो प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा है रिजर्वायर में, वो ट्रैवल करना शुरू कर देगा. जैसे हमने अब यहाँ से प्रोडक्शन लेना चालू किया तो क्या होगा, एट टाइम t1 ये जो हमारा जो रिजर्वायर प्रेशर है वो r1 डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा. ठीक है, जैसे जैसे हमने टाइम इंक्रीज किया प्रोडक्शन चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये ट्रैवल करते हुए r2 रेडियस तक ट्रैवल करेगा रिजर्वायर की. ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीज होते होते टाइम के साथ जो इसकी जो प्रेशर की ट्रैवल की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी और ये बाउंड्री की तरफ जाने लगेगा. ये जो है हमारे अभी तक जो रिजर्वायर की बाउंड्री है उसमें प्रेशर क्या है, वो पीआई प्रेशर ही है, यहाँ तक प्रेशर पहुंचा नहीं है. लेकिन टाइम के साथ स्लोली जो है ये हमारी जो डिस्टेंस प्रेशर ट्रैवल करेगा वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है और रिजर्वायर बाउंड्री तक पहुंचती है. लेकिन अब इसमें अब ये जो हमारी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, जो प्रेशर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है प्रोडक्शन लेने की वजह से एट ए कांस्टेंट फ्लो रेट, तो जितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर आई एन बी से. दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, टाइम के साथ प्रोडक्शन लेने पे जैसे जैसे ये थ्रू आउट द बाउंड्री जो हमारा प्रेशर है वो
करेगा वेलबोर से बाउंड्री की तरफ, जैसे जैसे प्रेशर मूव करेगा इसकी जो रेडियस है पर्टिकुलर टाइम पे, उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइम के साथ ये इंक्रीज होती जाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर आई एन डी से। ठीक है, अब ये हो गया रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात। अब क्या होता है कि अब जो रिजर्वायर है हम अनस्टेडी स्टेट फ्लो में क्या अज्यूम करते हैं कि जो हमारा रिजर्वायर है वो उसमें बाउंड्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारे रिजर्वायर की बाउंड्री है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अगर बाउंड्री का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिजर्वायर है वो इनफाइनाइट एक्टिंग है। ठीक है, अगर बाउंड्री का इफेक्ट नहीं कर रहा है तो जो हमारी जो रिजर्वायर की रेडियस है जिसको हम आर ई अज्यूम कर रहे हैं that is equals to infinity या r e tends to infinity। ठीक है, जो हमारी रिजर्वायर की रेडियस है that is tends to infinity। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वायर है वो बिहेव कर रहा है, उसमें बाउंड्री का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से जो रिजर्वायर है वो बिहेव करेगा कि वो इनफाइनाइट रिजर्वायर है। ठीक है, तो इट विल बी लुक लाइक अ इनफाइनाइट एक्टिंग रिजर्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम टाइम के साथ प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो ये जो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और ये ऐसे ऐसे करते जब ये बाउंड्री पे पहुंच जाती है हमारी रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब इसमें क्या होगा, जब जो हमारा फ्लो है उस पे क्या होगा, बाउंड्री का भी इफेक्ट आएगा। तो वो ये स्टेट होती है जब हमारा अनस्टेडी स्टेट फ्लो से जो फ्लो रहता है वो चेंज होके स्यूडो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, जब उसमें बाउंड्री के भी इफेक्ट आएगा तो उस फ्लो रिजर्व को हम कहते हैं स्यूडो स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे हम अनस्टेडी स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम यही अज्यूम कर रहे हैं जो हमारा रिजर्वायर है वो इनफाइनाइट एक्टिंग रिजर्वायर है, तो जो हम फ्लो ले रहे हैं उसमें बाउंड्रीज का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब जो हमारे ट्रांजिट फ्लो इक्वेशन या जो अनस्टेडी स्टेट फ्लो इक्वेशन है, इसको कौन-कौन से जो वेरिएबल्स है वो इसकी रेट को डिस्क्राइब करेंगे कि किस रेट से ये फ्लो हो रहा है। इसकी जो फ्लो रेट हम ले रहे हैं उस फ्लो रेट को कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो होंगे बेसिकली सबसे पहले परमेबिलिटी, permeability of reservoir that is denoted by capital K। second factor होगा porosity of reservoir, ठीक है, which is denoted by 5, and third one is time, कितने टाइम तक हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, टाइम भी एक फैक्टर वर्क करेगा। फोर्थ वन इज फ्लूइड विस्कोसिटी, फ्लूइड की कितनी विस्कोसिटी है, फ्लूइड कितना विस्कोस है, उसकी विस्कोसिटी वैल्यू भी इसकी रेट को डिफाइन करेगी। Fifth one is rock and fluid compressibility। ठीक है, जो रॉक और फ्लूइड की जो कंप्रेसिबिलिटीज है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि कितनी कितनी रेट से जो हमारा फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गई अनस्टेडी स्टेट फ्लो की बात कि इसमें कौन-कौन से जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे जो ट्रांजिट इक्वेशन की जो रेट है उसको डिसाइड करेंगे। तो अब ट्रांजिट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो बेसिक जो ट्रांजिट फ्लो इक्वेशन है उसको डिस्क्राइब बेसिकली हम 3 इक्वेशन को कंबाइन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी 3 इक्वेशंस है व्हिच आर कंटिन्यूटी इक्वेशन, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो इन 3 इक्वेशंस को कंबाइन करके हम ट्रांजिट फ्लो इक्वेशन को डिराइव करते हैं और उसके साथ ही हम उस पे कुछ इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल एंड हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन और बाउंड्री इक्वेशन हम कह सकते हैं। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप सारी इक्वेशंस को देखेंगे। सबसे पहले वी विल डिराइव द कंटिन्यूटी इक्वेशन, देन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है, तो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आपकी बेसिकली ड्रास्टिक इक्वेशन होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब फ्लोट, जो फ्लूइड है आपका कितनी वेलोसिटी से रिजर्वायर से लेके हमारा वेसल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है वो बेसिकली डार्सिस इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आपका कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशन, तो आपने कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशंस ऑलरेडी रिजर्वायर में पढ़ी होगी। वॉल्यूम के अराउंड मतलब जो हमारा जो फ्लूइड है वो प्रेशर के साथ उसकी वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर के साथ उसकी डेंसिटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो डिफरेंट फ्लूइड की जो कंप्रेसिबिलिटीज है, रॉक की कंप्रेसिबिलिटी, फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी, वो सब कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशंस में पढ़ी होगी रिजर्वायर के बारे में। ठीक है, जो आपका फोर्थ वन है इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन, फाइनल बाउंड्री कंडीशन हम जनरली बोलते हैं। तो आपकी इनिशियल कंडीशंस मैंने आपको क्या बताई थी कि
टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो आपकी इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जहां पे हम क्या ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्यों हमारा 0 है, तो थ्रू आउट द रिजर्वायर जो यूनिफॉर्म प्रेशर है वो क्या लगेगा, जो हमारा इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर था वो क्या था, PI था। तो ये हमारी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है। अगर हम बात करें फाइनल बाउंड्री कंडीशन की, फाइनल बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो क्या होता है कि ये इसमें हम दो टाइप की कंडीशंस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि जो हमारा रिजर्वायर है वो क्या है, इनफाइनाइट एक्टिंग रिजर्वायर है, ठीक है, तो रिजर्वायर की जो रिजर्वायर की रेडियस है दैट इज टेंड्स टू इंफिनिटी, ये है हमारी फाइनल बाउंड्री कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है वो है Q जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्यों है, हम क्या रहे, जो हमारी फ्लो रेट है रिजर्वायर से वो हम क्या रहे, एक कांस्टेंट फ्लो रेट पे रिजर्वायर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी फाइनल बाउंड्री कंडीशन है। हमारी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन थी कि एट टाइम इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंडीशन में थ्रू आउट द होल रिजर्वायर जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू PI, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब सबसे पहले जो है आपकी, मैंने जैसे बताया कि आपको जो ट्रांजिट फ्लो इक्वेशन है, क्योंकि आपने स्टेडी स्टेट फ्लो इक्वेशंस पढ़ी होगी डिफरेंट डिफरेंट लीनियर के लिए, रेडियल के लिए, सारी आप ऑलरेडी रिजर्वायर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम अनस्टेडी स्टेट की फ्लो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो अनस्टेडी स्टेट की फ्लो इक्वेशंस है वो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके बनाती है और फिर उसमें हम इंपोज करते हैं हमारी इनिशियल और फाइनल बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस है उसमें सबसे पहली इक्वेशन है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो बेसिकली क्या बताती है, मास कंजर्वेशन को बताती है कि कितना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो क्या हम अज्यूम करते हैं कि जितना मास एक पर्टिकुलर एलिमेंट में एंटर हो रहा है उतना ही मास उसको लीव कर रहा है, ठीक है, जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही उसको लीव कर रहा है, वहां पे कुछ अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, दोनों की रेट को सेम माना जाता है। लेकिन आपका जो अनस्टेडी स्टेट है उसमें इसके अलग क्या होता है कि जितना मास एंटर कर रहा है माइनस जितना मास उसको लीव कर रहा है पर्टिकुलर सेगमेंट को, तो वहां पे क्या होगा, एक मास का अक्यूमुलेशन भी क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों की जो रेट है वो दोनों की रेट डिफरेंट है। इसलिए इसमें, क्योंकि जो आपकी स्टेडी स्टेट में थी, स्टेडी स्टेट में हम बेसिक सिर्फ आपकी डार्सिस इक्वेशन है वो यूज कर रहे थे। तो डार्सिस इक्वेशन क्या होती है, Ka म्यू del P upon del X, ठीक है। तो इसमें जो आपकी वेरिएबल्स क्या थे, परमेबिलिटी थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ठीक है, एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड था, ठीक है। लेकिन अब इसी में हम जो ट्रांजिट इक्वेशन फ्लो इक्वेशन से उसमें हम क्या क्या कंबाइन हो रहा है कि जितना मास उसमें एंटर हो रहा है माइनस जितना मास उसको लीव कर, हम नहीं कह रहे कि दोनों की जो रेट है वो इक्वल है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो दोनों की रेट इक्वल होनी चाहिए। तो जब दोनों की रेट इक्वल नहीं है, कुछ मास एंटर हो रहा है और उसमें से कुछ ही निकल रहा है, तो कुछ मास का वहां पे कंजर्वेशन हो रहा है या अक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी को डिटरमाइन करने के लिए इसमें स्टेडी स्टेट के अलावा कौन से जो डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आया है, एक तो पोरोसिटी आया है, ठीक है, सेकंड आया है टाइम, एंड थर्ड वन इज फ्लूइड एंड रॉक कंप्रेशन, ठीक है। ये जो फैक्टर्स है वो हमारे ट्रांजिट फ्लो इक्वेशन में ऐड हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम डेरिवेशन देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन का। इन सब इक्वेशंस को फिर कंबाइन करके हम एक फाइनल इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो हम अभी डेरिवेशन देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वेल हमने अज्यूम किया, ठीक है, दिस लाइन इज द सेंटर ऑफ वेल, ठीक है, एक रिजर्वायर, इस तरीके से रिजर्वायर की बाउंड्रीज है जो कि रेडियल रिजर्वायर है, यहाँ की फेज जोन की जो हाइट है वो हमने माना दैट इज इक्वल्स टू h, ठीक है, जो फेज जोन की हाइट है वो है h, ये जो है हमारा वो क्या है, सेंटर ऑफ द वेल, जो वेल का सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से जो रिजर्वायर, जो हमारा रिजर्वायर है उसकी सॉरी वेल पर है उसकी रेडियस क्या है
RW। ठीक है, अब हमने इस रिजर्वायर में हमने एक एलिमेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है, जिसकी जो विड्थ है हमने अज्यूम किया एक वॉल्यूम का सेक्शन, हमने इसको एक सेक्शन में डिवाइड किया और इस सेक्शन की हमने विड्थ माना कि इसकी जो विड्थ है वो है dr। ठीक है, dr विड्थ का एक सेक्शन हमने अज्यूम किया इसमें रिजर्वायर में। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है हमने मान लिया r डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट यहाँ तक टोटल हाइट हो गई वो कितनी हो गई r प्लस dr। ठीक है, r प्लस dr इसकी तो यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो गई। तो अब हम देखेंगे, जो मैंने बताया था कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो क्या होता है, बेसिकली कितना मास इसमें एंटर हुआ माइनस कितना मास इससे बाहर हुआ। तो वी विल राइट कंटिन्यूटी मास कंजर्वेशन इक्वेशन है ये। तो मास एंटरिंग एलिमेंट, mass entering the volume element या we can say element during time interval डेल्टा t। ठीक है, मास कितना इसमें एंटर कर रहा है, यहाँ से जो यही रेडियस होगी, टोटल कितनी रेडियस है r प्लस dr की रेडियस, कितना मास इसमें एंटर कर रहा है। तो जो मास बेसिकली वो क्या होता है वॉल्यूम सॉरी मास फ्लो रेट की मैं बात करूं तो मास फ्लो रेट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लो रेट इनटू डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, जो कि वो हो रहा है r प्लस dr रेडियस पे। ठीक है, इतना मास इसमें एंटर कर रहा है तो माइनस क्या होगा मास leaving the element during time interval डेल्टा t। ठीक है, कितना मास एंटर किया माइनस कितना मास एग्जिट किया। ठीक है, कितना मास ने उसमें से लीव किया, इसको हम डिनोट कर सकते हैं कितना मास इसमें मास फ्लो रेट इसको लीव कर रहा है q इनटू रो एट रेडियस r। ठीक है, तो अब इक्वल्स टू क्या होगा रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ मास, कितना मास इसमें कंजर्व होगा, कितना मास इसमें अक्यूमुलेट होगा। ठीक है, इन दोनों का जो माइनस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ मास during time interval या during interval डेल्टा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी क्या होगी मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हो गई। कितना मास एंटर कर रहा है माइनस कितना मास लीव कर रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू क्या दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा कि कितना मास का अक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, तो अब हम इनकी जो इक्वेशन है वो डिराइव करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर दूं तो we will first write equation for mass entering the element। ठीक है, जो हमारी पहली इक्वेशन होगी वो mass entering the element। तो कितना मास इसमें एंटर कर रहा है वो क्या होगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं मास इससे। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा t इनटू a b रो एट। अब मास एंटर कितनी रेडियस पे कर रहा है r प्लस dr पे। ठीक है, तो एट r प्लस dr। यहाँ पे देखो जो हमारा जो मास होता है वॉल्यूमेट्रिक मास हमने बोला, तो वॉल्यूम जो मास होता है वो किसका मल्टीप्लिकेशन होता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो जो रो है वो आपकी डेंसिटी है और वॉल्यूम क्या बनेगा एरिया और जो वेलोसिटी है वो मिला के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बनाएगा। ठीक है, a इनटू जो v है, v यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, जो v है वो फ्लूइड की कितनी वेलोसिटी है, तो जो एरिया इनटू फ्लूइड की वेलोसिटी वो मिला के जो उसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बनाएगा और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा मास फ्लो रेट इन पाउंड्स पर सेकंड। यहाँ पे मैं उसकी यूनिट बता देती हूँ पहले। चलो यहाँ पे जो आपका रो है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
ठीक है, जिसका यूनिट है पाउंड्स पर फीट क्यूब में, ठीक है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसका यूनिट है फीट पर डेवी, ठीक है। डेल्टा टी इज हियर टाइम इंटरवल, ठीक है, जिसका यूनिट है डेवी, और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि फीट स्क्वायर में है। तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा उसको हम क्या ले सकते हैं, जो आपका सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है 2 पाई आरएच होता है, 1/2 पाई आरएच होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस है, जो आपका बेसिकली जो एरिया क्या होता है सरफेस एरिया होगा 2 पाई आरएच। तो यहाँ पे जो रेडियस है, जिस रेडियस पे मास एंटर कर रहा है दैट इज क्या r प्लस dr, ठीक है। तो 2 पाई r प्लस dr h, h हमारा पेंसोल का थिकनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को एरिया की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो मास इन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, मास इन जितना मास एंटर कर रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई h r प्लस dr डेल्टा टी, इसमें से पुट किया तो ये क्या हो जाए v रो r एट r प्लस dr, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो एरिया है जो सरफेस एरिया होगा इसकी वैल्यू को 2 पाई r प्लस dr इनटू h इस इक्वेशन में हमने पुट किया, तो वी गेट द मास जो एंटर हो रहा है इस इक्वेशन को दिस फॉर्म में, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं, ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि कितना मास, सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं मास लिविंग का एलिमेंट, ठीक है, मास कितना उस एलिमेंट को किस रेट से लीव कर रही है, ठीक है। तो मास हम लिख सकते हैं मास आउट, मास इन एंड मास आउट। तो यहाँ पे मास आउट की इक्वेशन हम सिमिलरली इसी कंसेप्ट से लिख सकते हैं, बस क्या होगी जो आपकी रेडियस होगी वो चेंज हो जाएगी, तो वो क्या होगी 2 पाई h, 2 पाई h वहां पे r प्लस dr रेडियस पे मास एंटर कर रहा था, लेकिन जो लीव कर रहा है उसकी रेडियस क्या है r, ठीक है। तो 2 पाई r h r इनटू डेल्टा t क्या हो जाएगा v इनटू रो, v है आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी, रो है फ्लूइड की डेंसिटी एट डिस्टेंस r, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई मास इन और मास आउट की। अब हम जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन की। ठीक है, किस रेट से मास एक्यूमुलेट कर रहा है, तो रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन विल बी, तो जैसे कि आपको पता होगा कि सिलिंड्रिकल जो भी शेप होता है उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर इनटू h, पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। इसको हम ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू r, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, r मतलब रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो वी विल गेट dv by dr इक्वल्स टू 2 पाई rh, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dr को इस तरफ शिफ्ट करके dv इक्वल्स टू 2 पाई rh इनटू dr, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम सेगमेंट के लिए आ गई इक्वेशन 2 पाई rh dr। अब हम रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन कैसे लिखेंगे, कितना मास एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये जो मास एक्यूमुलेशन मतलब मास कितना स्टोर हो रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट की पोरोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो हमारा पोरोसिटी टर्म भी एक वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस होगा, तो इक्वेशन विल बी जो आपका मास होता है वो क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो dv इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी के साथ जो हमारा एक और फैक्टर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो मास स्टोरेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे पोरोसिटी भी एक फैक्टर आएगा इसके साथ। तो बेसिकली जो पोरोसिटी वो तो आपका फ्रैक्शन लेस है, तो कितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है, कितना वॉल्यूम, जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं r प्लस dr पे, वहां पे कितना वॉल्यूम है माइनस पाई रो इनटू r। तो इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में कितना वॉल्यूम स्टोर हुआ है
इट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे dv की वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर दी है, dv is equals to 2 pi rh dot dr equals to, यहाँ पे इस यहाँ से हमने dv की वैल्यू को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया एंड जो इक्वेशन है हमारी एज इट इज रहेगी r plus d at r plus dr minus pi rho at r, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया, हमारी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 4 होगी, ठीक है। तो अब इन इक्वेशन को यूज करके वी कैन डिटरमाइन जो हमारी मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखी थी हमने सबसे पहली स्लाइड में, जो हमारी मटेरियल बैलेंस इक्वेशन थी, मास कितना एंटर हो रहा है माइनस मास कितना लीव कर रहा है इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मास। तो हमने ये सब तीनों जो फैक्टर्स है वो हमने डिटरमाइन कर लिए, तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आपका जो मास इन कितना था, मास इन माइनस मास आउट equals to rate of accumulation। ठीक है, तो मास इन के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, 2 pi h r plus dr into delta t, 2 pi h r plus dr into delta t into v rho at r plus d, ठीक है। माइनस जो मास आउट की इक्वेशन थी वो थी 2 pi h r delta t v rho at डिस्टेंस r, ठीक है। अब जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन था वो हमने अभी निकाला, वो क्या था 2 pi rh dr 2 pi rh dot dr phi rho at r plus dr minus phi rho at डिस्टेंस r, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, हमने सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड्स डिवाइड बोथ साइड बाय, इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करेंगे 2 pi rh dr डेल्टा t से, ठीक है। 2 pi rh dr डेल्टा t से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2 pi h कट जाएगा तो 1 अपॉन r dr रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पहली वाले टर्म में 2 pi h कट जाएगा, डेल्टा t कट हो जाएगा, तो क्या बचा r plus dr into v rho r plus dr, वेलोसिटी into डेंसिटी r plus dr माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 pi r डेल्टा t कट जाएगा, ठीक है। r को हम नहीं कैंसिल आउट करेंगे, r अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा r v rho at डिस्टेंस r, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसमें हमने r को कैंसिल आउट नहीं किया है, तो ये जो r था इसके साथ वाला r वो कॉमन आके ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी इस तरीके से बनी, इस वाली इक्वेशन में 2 pi rh dr कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा t रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन डेल्टा t रिमेनिंग रहा, बाकी एज इट इज phi rho r plus dr minus phi rho at r, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल r, ठीक है। 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल r, ठीक है। यहाँ पे ये अब एक तरीके से देखोगे तो क्या है, लिमिट्स लगी हुई है, ठीक है। तो हम लिमिट्स को हम कैसे, अगर मैं लिमिट लगाती हूँ एक r plus dr पे और फिर मैं लिमिट लगाती हूँ, फिर जो आपका हमारी जो लोअर लिमिट होती है वो माइनस होती है अपर लिमिट से, तो इसको मैं अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, v rho इस तरीके से, ठीक है। सॉरी r into v rho, r into v into rho, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या 1 अपॉन डेल्टा t, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल्टा t इनटू यहाँ पे भी क्या अगेन दो लिमिट्स में, दो जो डिस्टेंस के सेगमेंट्स है उन पे ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई, तो इसको
इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into रो, इस तरीके से, ठीक है। 5 into रो हो गया डेल अपॉन डेल टी। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज कंटिन्यूटी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गई कंटिन्यूटी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो पहली इक्वेशन थी, जो मैंने बात की थी कि जो तीन इक्वेशन थे, तीनों को कंबाइन करके हम जो बेसिक ट्रांजिट फ्लो इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे। तो ये डेरिवेशन हो गया कंटिन्यूटी फ्लो इक्वेशन का। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन होती है वो क्या थी, डार्सी इक्वेशन होती है बेसिकली। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो कि फ्लूइड कितनी रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन की वो कौन सी इक्वेशन है, डार्सी इक्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी डार्सी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Q इक्वल्स टू KA अपॉन म्यू डेल P अपॉन डेल R, ठीक है। अगर हम रेडियन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम इसको फीट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ क्योंकि जनरल जो है आपकी जो डार्सी इक्वेशन है उसमें क्या होता है, जो Q है वो सारे सब कुछ सीजीएस यूनिट में होता है। जो Q है वो है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, ठीक है। ये डार्सी में होता है, एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, प्रेशर होता है एटीएम में, जो dr होता है, जो डिस्टेंस सेगमेंट है वो होता है सेंटीमीटर में, एंड जो हमारा विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो होती है सेंटीपोइस में, ठीक है। अब इसको हम फीट यूनिट में अगर कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू जो Q है वो इक्वल टू हो जाएगा 0.001127 इनटू KA अपॉन म्यू डेल P अपॉन डेल R, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट करके ये जो हम इसमें क्या करते हैं, फीट यूनिट्स में यूज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो Q होगा इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करने के बाद Q होगा इन बैरल पर डे, ठीक है। जो आपका फ्लो रेट होगा वो बैरल पर डे में होगा। आपका जो परमिटिविटी का यूनिट होगा वो होगा डार्सीज में, सॉरी परमिटिविटी का जो यूनिट है वो होगा परमिटिविटी का यूनिट होगा मिली डार्सी में, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो फीट स्क्वायर में होगा, प्रेशर यहाँ पे psi में होगा, ठीक है। psi पाउंड स्क्वायर पर इंच, ठीक है। तो और जो आपका डिस्टेंस का सेगमेंट होगा वो होगा फीट में, एंड जो आपकी फ्लूइड की डेंसिटी वो तो सेंटीपोइस में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बैरल पर डे में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन में को इसके साथ कंबाइन करने के लिए वहां पे ये सब एफपीएस में है, सारा जो डेटा है वो पाउंड फीट इन सेकंड में है, तो इसको भी हमें फीट क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बैरल है, तो एज यू नो दैट 1 बैरल इज इक्वल्स टू 5.615 फीट क्यूब, ठीक है। 1 बैरल बराबर होता है किसके, 5.615 फीट क्यूब के। तो हम बोथ साइड अगर 5.615 फीट क्यूब से मल्टीप्लाई कर ले, 5.615 into Q, इस तरह से मल्टीप्लाई करें 0.01127 KA अपॉन म्यू डेल P अपॉन डेल R, ठीक है। तो ये जो 5.615 into ये क्या है बैरल पर डे में, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5.615 से, तो ये इसको हम एक नई फ्लो रेट ले सकते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल Q से, ठीक है। तो इस ये जो कैपिटल Q है वो किसके बराबर है, 5.615 into Q के, जो कि Q किसमें है, बैरल पर डे में, ठीक है। बैरल पर डे में है। तो अब ये जो हमने इसको नई फ्लो रेट दिया, ये जो नई फ्लो रेट है वो किसमें होगी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर यूज कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5.615 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फीट क्यूब पर डे, ठीक है। ये अब 0.0127 into 5.615 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.006 आई थिंक 6328, yes it is 0.006328, ठीक है। ये एज इट इज KA म्यू डेल P अपॉन डेल R, ठीक है। तो अब
यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं वेलोसिटी, अगर मैं एरिया को इस यहाँ से लेके यहाँ इसमें डिवाइड कर दूं तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के टर्म्स में आ जाएगी। अगर एरिया को मैं इस तरह यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूं, q बाय a हो जाए, q बाय a इक्वल्स टू 0.006328 k बाय म्यू डेल p अपॉन डेल r। ठीक है, तो जो q बाय a है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या, क्योंकि q बाय a, q जो है हमारा फ्लो रेट है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एंड a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, q बाय a हो जाता है फ्लूइड का कितना वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू क्या, 0.006328 k बाय म्यू डेल p अपॉन डेल r। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डार्सिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो डार्सिस इक्वेशन हमने देखी, सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी, अब डार्सिस इक्वेशन। अब जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसमें एक टर्म आ रहा था यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म। ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे जो डार्सिस इक्वेशन से हमने जो वेलोसिटी के लिए जो वैल्यू निकाली है उसको हम उस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू वन, हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी वो क्या थी, 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल r v इनटू सॉरी r इनटू v इनटू रो इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल t फाई इनटू रो। ठीक है, तो वहां से हम जो डार्सिस इक्वेशन थी जो हमने अभी डिटरमाइन करी वेलोसिटी के लिए उसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, जो वेलोसिटी के लिए वैल्यू क्या थी 0.006328 k बाय 2, तो जो हमारे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, तो क्या रहेगा 0.006328 k बाय म्यू r इनटू डेल r। ठीक है, अब अंदर क्या होगा, r यहाँ पे डेल p अपॉन डेल r इनटू रो। ठीक है, जो डेल p अपॉन डेल r रिमेनिंग रहा, वेलोसिटी की वैल्यू रखी, जो कांस्टेंट्स थे वो बाहर आ गए, कांस्टेंट्स क्या थे 0.0632 k अपॉन में म्यू। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहा, डेल p अपॉन डेल r जो कि वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अंदर रहेगा इक्वल्स टू क्या, डेल अपॉन डेल t इनटू फाई इनटू रो। ठीक है, तो जो आपकी जो सेकंड टर्म है डेल अपॉन डेल t फाई इनटू रो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं जो डेल अपॉन डेल t है फाई इनटू रो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आपकी पहली टर्म है वो एज इट इज रहेगी, दूसरी टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डेल रो अपॉन डेल t हो जाएगा, प्लस जो आपकी पहली टर्म सॉरी जो दूसरी टर्म है वो एज इट इज रहेगी, और पहली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वो क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल t। ठीक है, तो ये इसको इस टर्म को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म का क्या हो गया, अब जो एज यू नो दैट कि आपकी जो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी होती है, अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी भी हमें इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करनी है। तो जो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू क्या, जिसको हम डिनोट करते हैं CF से, तो आपकी जो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/5 डेल फाई अपॉन डेल t के इक्वल। ठीक है, जो आपकी फॉर्मेशन की सॉरी डेल p, प्रेशर के साथ जो पोरोसिटी किस तरीके से बिहेव करेगी, प्रेशर कम होने पे पोरोसिटी कैसे बिहेव करेगी, ज्यादा होने पे कैसे बिहेव करेगी, तो वो आपका डिपेंड करता है फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी पे। तो फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी को हम CF से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है 1/5 डेल फाई अपॉन डेल t के। ठीक है, तो यहाँ पे डेल हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल p को हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल t इनटू डेल t अपॉन डेल फाई सॉरी डेल p। ठीक है, इस तरीके से हम डेल फाई अपॉन डेल p को ब्रेक कर सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल t इनटू डेल t अपॉन डेल फाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू से आप देखोगे जो डेल फाई अपॉन डेल t है, ठीक है, डेल फाई यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल t की वैल्यू क्या हो गई, फाई इनटू CF। ठीक है, जो डेल फाई अपॉन डेल t था उसकी वैल्यू हो गई फाई इनटू CF। तो यहाँ से हम
यहाँ से जो ये टर्म है del phi अपॉन del t, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, del phi अपॉन del t को मैं लिख सकती हूँ del phi अपॉन del p इंटू del p अपॉन del t। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें del phi अपॉन del p इक्वल्स टू क्या होता है phi into cf। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे तो phi into cf, phi cf इंटू क्या हो जाएगा del p अपॉन del t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो del phi अपॉन del t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, del phi अपॉन del t की वैल्यू हम रख सकते हैं phi cf इंटू del p अपॉन del t। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, del अपॉन del t या del अपॉन del t। यहाँ से जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, del अपॉन del t। यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन थी 0.006328, इस इक्वेशन को पूरा फिर से लिख देंगे 0.006328 k अपॉन म्यू r into dr, k अपॉन म्यू r into dr इक्वल्स टू r del p upon del r into rho, r del p upon del r into rho इक्वल्स टू में क्या था, इक्वल्स टू में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू थी del upon del t phi into rho, जिसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जो आपकी जो टर्म आई है del phi upon del t, तो del phi upon del t को हम लिख सकते हैं phi cf into del p upon del t। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे del phi upon del t की जगह phi cf into del p upon del t नेक्स्ट इक्वेशन में। तो क्या होगा, phi सबसे पहले आएगा phi del p upon del t, phi del p upon del t प्लस नेक्स्ट क्या था रो del phi upon del t, इसको लिख देते हैं रो del phi upon del रो del phi upon del t, ठीक है। रो del phi upon del t। तो यहाँ पे हमने जो del phi upon del t की जो वैल्यू निकाली है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे phi del p upon del t प्लस रो del phi upon del t की वैल्यू हमने यहाँ पर डिटरमाइन करी है, जो del phi upon del t इक्वल किसके होता है phi cf del p upon del t के, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल phi cf del p upon del t, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 0.006328 k r dot dr mu r del p upon del r into rho equals to d। तो यहाँ से हम del p upon del t को कॉमन ले सकते हैं, तो 0.006328 k upon r dot dr mu del p upon del r into rho equals to phi plus rho phi, सॉरी phi एंड del p upon del t दोनों को कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉमन लिया इसको phi del p upon del t को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा 1 plus rho into cf, ठीक है। 1 plus rho into cf phi del p upon del t। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम फ्लूइड के अकॉर्डिंग इस पे डेटा लगाएंगे। दो टाइप के आप फ्लूइड लेंगे, एक तो स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जो आपका स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो बेसिकली ऑयल होता है, ठीक है। तो स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम इसको अब इसके जो नेक्स्ट है इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, थैंक यू।